नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजू एकेडमी में। आज हम 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत से अंग्रेजों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास 1857 की महान क्रांति के रूप में सामने आया, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती उपनिवेशवादी नीतियों एवं शोषण के खिलाफ इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के स्वरूप में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ इतिहासकार इसे केवल एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, तो कुछ इसे ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र मानते हैं। इस क्रांति के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो चलिए हम कुछ विद्वानों की मत आपके साथ शेयर करते हैं। सर जॉन लॉरेंस एवं शिले कहते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह मात्र था। R.C. मजूमदार कहते हैं कि यह न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय था और यह स्वतंत्रता के लिए संग्राम भी नहीं था। वीर सावरकर कहते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। जेम्स आउटम एवं W. टेलर कहते हैं कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। विपिन चंद्र कहते हैं कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो चलिए अब हम 1857 की क्रांति की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। इस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण एवं पहली घटना बैरकपुर छावनी में घटित हुई, जहां 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के सिपाही ने गाय एवं सूअर की चर्बी से तैयार कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने उच्च अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर दी। अंग्रेजी शासन ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे एवं ईश्वर पांडे को फांसी की सजा दे दी। इन सैनिकों की मौत की खबर से इस विद्रोह ने भयंकर रूप ले लिया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने भी इस कारतूसों का विरोध कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर दिया एवं बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर दिया। भारतीयों एवं अंग्रेजों के बीच हुए कड़े संघर्ष के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली विजय का समाचार सुनकर देश के विभिन्न भागों में इस विद्रोह की आग फैल गई, जिसमें कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद आदि प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों, आखिर 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इस विद्रोह के प्रमुख कारणों में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से शोषण मुख्य हैं। लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति तथा वेलेजली की सहायक संधि से भारत की जनता में बहुत असंतोष था। चर्बी युक्त कारतूसों ने लोगों की दिलों की आग को भड़काने का कार्य किया और यह पहला स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया। वेलेजली की सहायक संधि ने इस क्रांति को भड़काने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संधि के अनुसार भारतीय राजाओं अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखना पड़ता था। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी थी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। अंग्रेजों ने पहली सहायक संधि अवध के नवाब के साथ की थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ब्राड के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मसेड़ी, बूंदी, भरतपुर आदि प्रमुख थे। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत के सिद्धांत की वजह से भी भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। हड़प नीति में अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं की पुत्र गोद लेने के अधिकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया था तथा उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया जाता था। भारतीय राज्यों के विलय होने से प्रमुख उच्च पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति की जाने लगी। भारतीयों को इससे वंचित कर दिया गया। कृषि क्षेत्र में सुविधाओं के अभाव में उत्पादन क्षमता कम होने लगी थी, लेकिन
ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्यधिक लगान एवं भू कर वसूला जा रहा था, जिससे जनता आक्रोशित हो गई थी। भारत में धर्म सुधार के नाम पर ईसाई धर्म का प्रसार एवं धर्मांतरण से भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों द्वारा मामूली वेतन दिया जाता था तथा उनकी पदोन्नति की कोई उम्मीद नहीं थी। जिस पद पर वह भर्ती होता था उसी पद से सेवानिवृत्त भी होता था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार सरकार भारतीय सैनिकों से सीमाओं के बाहर भी कार्य करवा सकती हैं, जबकि समुद्र पार करना भारतीय समाज में धर्म विरुद्ध माना जाता था। इस क्रांति का सबसे प्रमुख एवं तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल के कारतूसों में सर्बी का प्रयोग करना था। इस राइफल के कारतूसों में गाय एवं सूअर की सर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसे कि मुंह से काटने के बाद प्रयोग किया जाता था। इससे भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो सकता था। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, जो धीरे धीरे पूरे देश में क्रांति के रूप में फैल गई। तो दोस्तों, आखिर इतना बड़ा क्रांति आखिर असफल क्यों हुई? इस विद्रोह के असफलता के पीछे मुख्य क्या कारण थे, उस पर एक नज़र डालते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह पूरे देश में फैल चुका था, परंतु फिर भी यह कुछ कारणों से पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। इसकी असफलता के कुछ मुख्य कारण हैं, जो कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यह विद्रोह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में अचानक बिना किसी योजना एवं संगठन के अलग अलग जगह एवं अलग अलग समय में प्रारंभ हो गया था, जिससे कि अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में आसानी हुई। और बता दें कि क्रांतिकारी के पास पुराने व परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों की सेना के पास नए एवं आधुनिक हथियारों का भंडार था। इस विद्रोह में कुछ भारतीय राजाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कुछ ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, जिनमें ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, पटियाला के राजा आदि प्रमुख थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा, इस पर एक नज़र डालते हैं। 1857 की क्रांति को दिसंबर 1858 तक दबा दी गई और पुनः अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई, लेकिन इस क्रांति से संपूर्ण अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई थी। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। अंग्रेजों की सेना का फिर से पुनर्गठन किया गया, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। भारतीयों को इस विद्रोह से काफ़ी प्रेरणा मिली और लोगों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक यह संघर्ष लगातार चलता रहा। तो दोस्तों, आज हमने 1857 की क्रांति पर चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एजू अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।